डॉक्टर गौरी अरोरा। अगर इनके पास्ट वर्क की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज के प्रेसिडेंट रहे, साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी थे। वॉइस ऑफ मेडिकोस के फाउंडर मेंबर में से एक रहे। एएमएफ के कल्चरल चेयरमैन के साथ साथ जेएसटीटी विंग जेसीआई नागपुर मेडिकोस के हेड भी रहे। इतना ही नहीं तो वे एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। आईएमए नागपुर के जॉइंट सेक्रेटरी रहे और कई वर्षों से आईएमए एएमएफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में से एक थे। इसी के साथ साथ इनका एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। वुमेन एम्पावरमेंट इज अ मिथ ऐसे विषयों पर पैनल डिस्कशन तथा डिबेट्स भी होते हैं। कॉन्फर्ड द वैशाली मालेगांवकर मेमोरियल अवार्ड बाय ISA and NCB for the most interesting case presentation in 2014. कल्चरल एक्टिविटीज, वेरियस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड करने में इनकी खास रुचि है। ट्रेजरर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर यह इनकी प्रेजेंट पोजीशन है। लता मंगेशकर हॉस्पिटल में यह एज अ कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे और अब वे अरोरा हॉस्पिटल रामदास पेट नागपुर के डायरेक्टर हैं और एज अ कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम में मैं प्रियंका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम पर है डॉक्टर मिसेस गौरी प्रदीप अरोरा जी, जो कि एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और हमें बताएंगे कि एनेस्थेसिया का क्या मीनिंग होता है और ये क्या रोल प्ले करता है सर्जरी के समय। आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक सर्जरी के समय एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये सारी बातें जानने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि एनेस्थेसिया क्या होता है। जी, एनेस्थेसिया एक लैटिन वर्ड है। एनेस्थेसिया मतलब नो पेन। तो नो पेन की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा जो पड़ती है वो है ऑपरेशन थिएटर में। तो ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान जो पेशेंट को बेहोश करते हैं, जो उसको दर्द नहीं होता उसको सुन करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को एनेस्थेसिया बोलते हैं। जी, तो अभी मैं डिटेल में जानना चाहती हूँ कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ऑपरेशन के समय क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है। देखिए, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का रोल ऑपरेशन थिएटर में तो होता ही है, उसके अलावा भी और कई काम होते हैं और कई रोल होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन ऑपरेशन में बिजी रहते हैं। पेशेंट को ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही करती है। सर्जरी, एनेस्थेसिया ये इटसेल्फ ये जो है एक स्ट्रेस है। तो इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में पेशेंट जो है उसको मेंटेन करना, उसको पेन ना हो, उसके वाइटल्स मेंटेन करना, एक परफेक्ट कंडीशन क्रिएट करना ताकि सर्जन प्रॉपरली ऑपरेट कर सके, तो ये हम करते हैं। उनके वाइटल्स मॉनिटर करते, उनके पल्स देखते, ब्लड प्रेशर देखते, उनका टेम्परेचर देखते, उनका सांस का कंट्रोल भी किसी किसी टाइप के एनेस्थेसिया में हमारे हाथ में होता है। और ऊपर से जो ये आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यस यस, डेफिनेटली। ऑपरेशन के दौरान इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, ब्लीडिंग ज्यादा होती है। अब आप ब्लीडिंग को जो है उसके कारण ब्लड प्रेशर और उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमें एक स्टेबल करना पड़ता है, उसके हिसाब से साथ साथ स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ती है। तो ये बहुत ही एक ये पर्टिकुलर उनके लिए कुछ अलग एनेस्थेसिया होता है, यानी उसकी मात्राएं कम ज्यादा ऐसा कुछ दिया जाता है? जी जी जी, ये मात्राओं का बिल्कुल हमें बहुत फर्क पड़ता है, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता। अगर जरा सी ज्यादा मात्रा में हो गई तो पेशेंट बेहोशी से बाहर ही नहीं आएगा, और अगर कम हुई तो पेशेंट को महसूस होता रहेगा। तो प्रैक्टिकली ये एक टाइट और ऑपरेशन के समय अगर पेशेंट अवेयर हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग ही इज गोइंग टू रिमेम्बर, और अगली सर्जरी के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होगा। बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होगा। तो हमें इन चीजों का सबका ख्याल रखना पड़ता। एंड नॉट ओनली दिस, हमें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान एकदम सीरियस हो गया, यानी उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको कोई मेडिसिन से रिएक्शन आ सकता है बहुत जबरदस्त, जिसको हमें उस वक्त टैकल करना पड़ता है। और ये बहुत ही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए एक जोखिम भरा काम है। मैं बोलूँगी कोई खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। और हमारे को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता, क्योंकि विथ टाइम वो जो है सर्जरी के प्रोसीडिंग्स के साथ साथ चेंजेस जो आती है उसको उस वक्त हमें कंसिडर करके ऑल्टरेशंस करने पड़ते हैं। तो ये काफी अलर्ट रहना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्जरी। यस यस। क्या ऑपरेशन से पहले पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कि किस तरह का एनेस्थेसिया इन्हें देना चाहिए?
वैसे तो हम पर्दे के पीछे के कलाकार है, पेशेंट जो है वो सर्जन्स को ही देखता है, सर्जन्स को ही जानता है। हम जब वार्ड में जाते हैं पेशेंट को देखने, हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं उसको, यानी एनेस्थीसिया देने से पहले हम पेशेंट को देखते, उसके कंडीशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑपरेशन के पहले कुछ करेक्शंस अगर करने हो, पेशेंट में कोई कमी हो, तो उनको हमारे को पूरा करना होता है। इसके लिए हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए जाते हैं। तो पेशेंट कई बार पूछता है कि आप कौन हैं, आप तो सर्जन नहीं है, हमें तो ऑपरेशन कोई और करें। तो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमारा क्या रोल है। जी, हम उसमें जो है पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री लेते हैं कि कोई और सर्जरी हुई हो, कोई मेडिसिन से एलर्जी हो, किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या ब्लड प्रेशर की शिकायत, डायबिटीज़ की शिकायत। तो इस तरह के हम उनको हिस्ट्री लेते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, उनके जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो देखते हैं कि सिस्टम्स में कोई खराबी तो नहीं है, उनको हम देखते हैं। और जैसे किसी को ब्लड की कमी है तो उसको ब्लड देंगे, किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर कम करेंगे। तो इस तरह एक ऑप्टिमम कंडीशन बनाते हैं उसको सर्जरी के लिए पोस्ट करने के पहले। और एक खास चीज़ हम जनरल एनेस्थीसिया करके मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में, उसको देने से के लिए हम एक खास चीज़ देखते हैं पेशेंट में कि पेशेंट मुंह कितना खोल सकता है। इनफैक्ट वो सब पेशेंट में हम देखते हैं। ये ज़रूरी रहता है कि पेशेंट का माउथ ओपनिंग, मुंह खोलना अच्छा हो। क्यों? क्योंकि सर्जरी के दौरान कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। दुर्घटना अगर हो तो दो चीज़ें अगर हमारे कंट्रोल में है, एक सांस, दूसरा उसका हार्ट। ये दोनों पे अगर हमारा कंट्रोल हो तो पेशेंट को बचाने की काफ़ी अच्छी संभावना हो जाती है। सांस के कंट्रोल के लिए ज़रूरी रहता है कि हम उसको जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, वो एक पाइप के ज़रिए सांस के रास्ते तक पहुँचाए। और उसके लिए वो पाइप जो जब डालना पड़ता है उसके लिए मुंह का खुलना बहुत ज़रूरी रहता है, वो एडिक्वेट होना पड़ता है। ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, जो गुटखा खाते, खैनी खाते, उनका मुंह नहीं खुलता। पान खाते, सुपारी, दिस इज़ वेरी डेंजरस, मुंह नहीं खुलता उनका। तो उस हालात में ये डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन केसेस कहलाते हैं, यानी वो ट्यूब डालना मुश्किल जाता है। और इनमें जो है इस सिचुएशन में फिर किस तरह से मैनेज करते हैं उनके लिए इस पेशेंट को? एग्जैक्टली तभी हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं। हम पेशेंट को पहले देखते हैं। अगर ये पेशेंट इस टाइप के हैं तो उनको स्ट्रेटेजी हमारा चेंज हो जाता है एनेस्थीसिया देने का। दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं और ये हम पहले से प्लान कर सकते हैं। दैट इज द रीजन कि हमें प्री एनेस्थेटिक चेकअप करना। जी जी जी। पेशेंट को किस तरह के सजेशन दिए जाते हैं एनेस्थीसिया देने के पहले, ऑपरेशन के पहले? जी, पेशेंट को हम हिदायतें देते हैं ऑपरेशन के पहले। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिदायत ये है कि वो जो है भूखे पेट रहे 5 से 6 घंटा। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सॉलिड जो है कुछ खाने की चीज़, वो हम बोलते हैं कि आप 6 घंटे पहले बंद कर दीजिए। और जो लिक्विड है और क्लियर फ्लूइड है, पानी वगैरह जो है वो आप 2-3 घंटे तक ले सकते हैं। या क्लियर जूस, इलेक्ट्रोल पानी, इस टाइप का जो है आप 3-4 घंटे पहले तक ले सकते हैं। ये हिदायत हम इसलिए देते हैं कि पेशेंट को जब एनेस्थीसिया देते हैं, स्पेशली जनरल एनेस्थीसिया, तो पेशेंट के पेट में जो भी खाने का रहता है या पानी रहता है, वो अगर ऑपरेशन के ठीक पहले तक लेता रहे, सुन्नी देने के बाद, एनेस्थीसिया देने के बाद उसका जो है उनको वॉमिटिंग के चांसेस रहते हैं। और एक बार कोई पेट के ये चीज़ें जो बाहर आ गए, वॉमिट में आया तो सांस के रास्ते में चला जाता और वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो हम ये पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि अच्छा, सपोज कोई पेशेंट है जैसे एक्सीडेंट केस में, अगर वो खा पी के निकलता है और इस टाइम पे ऑपरेशन करना है, तो फिर किस तरह से हैंडल करते हैं? वेरी राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ऐसे सिचुएशंस बिल्कुल आते हैं। तो कई सर्जरीज तो ऐसे हैं जिनको हमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट का है, तो उसको हम दूसरे तरह का एनेस्थीसिया देते हैं। आपने सुना होगा हाफ बॉडी एनेस्थीसिया देते हैं। ओके। तो उनको उस टाइप के एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन वो इस टाइप के पेशेंट्स भी अगर खाली पेट रहा तो बहुत बेहतर है, पर अगर नहीं है तो और जनरल एनेस्थीसिया देना पड़े, यानी पूरा बेहोश करना पड़े, आधा बॉडी बेहोश करने से काम नहीं चलेगा। तो उनको फिर दवाइयाँ रहती है और एक नाक में से एक ट्यूब डालते हैं जिसको हम राइस ट्यूब बोलते हैं, जो पेट तक जाता है और उसके अंदर के कंटेंट्स जो हैं वो हम निकाल लेते हैं जहाँ तक। बट ये जरूरी है कि वो निकालना, हाँ जी, क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्पेशली हम जब जनरल एनेस्थीसिया ओके। बहुत सी बातें हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। दर्शकों, यहाँ वक्त तो चला है ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज इंडिया। जैसे मैंने बताया कि आपने सुना होगा हाफ बॉडी एनेस्थेटाइज करते, जैसे एक सिजेरियन सेक्शन करना है, एक पैर का ऑपरेशन करना है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैम, जैसे ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि जनरल एनेस्थीसिया एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ एनेस्थीसिया होते हैं, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया क्या है इसके बारे में मैं डिटेल जानना चाहूँगी। जनरल एनेस्थीसिया में पूरा पेशेंट को बेहोश किया जाता है। पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता। जिस दौरान आपने एनेस्थीसिया दिया, सर्जरी हो रही, पेशेंट को उस पीरियड का बिल्कुल याद नहीं होता। सर्जरी शुरू होने से पहले आप उसको देते हैं और सर्जरी खत्म होने के बाद फिर आप पेशेंट को होश में लाते हैं। तो वो जो ड्यूरेशन है उसमें पेशेंट को होश नहीं रहता, दर्द नहीं होता और ना ही वो हिल सकता है। हम उसको सॉर्ट ऑफ टेम्पररी पैरालिसिस स्टेज पे ले जाते हैं। तो इसको जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्यूब के जरिए गैसेस दी जाती है जिससे वो मेंटेन करता है एनेस्थीसिया। प्रकार के मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं। तो ये जनरल एनेस्थीसिया होता है। अच्छा, बाकी भी और दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, उससे वो उस टाइम पीरियड के लिए मेंटेन रहते हैं। सपोज ऑपरेशन के लिए अगर हमें 6 आवर्स लगने वाले हैं, ये डिसाइडेड है, बट ऑन दैट सिचुएशन ऐसा हुआ है कि 8 घंटे लग रहे हैं जी, तो फिर आप एनेस्थीसिया को कंटिन्यू कैसे करते हैं? वी कैन प्रोलॉन्ग इट। वही जनरल एनेस्थीसिया देके मात्राएं कम ज्यादा जी, उसको हम उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कम ज्यादा करके। वेरी राइट, वो किया जा सकता है एक्सटेंड। और ये सिचुएशन काफी बार आती है। जनरल एनेस्थीसिया के अलावा और कितने एनेस्थीसिया है और कितने एनेस्थीसिया दिए जाते हैं पेशेंट्स को? जैसे मैंने बताया कि आपने सुना होगा हाफ बॉडी एनेस्थेटाइज करते हैं। जैसे एक सिजेरियन सेक्शन करना है, एक पैर का ऑपरेशन करना है, तो इनके लिए जो है बॉडी का अगर लोअर हाफ यानी पेट से नीचे का भाग ही करे और सिजेरियन में छाती के नीचे का भाग ही बेहोश करे, सुन्न करे, तो वो एडिक्वेट होता है। उसमें पेशेंट जागता रहता है, बात करता है, पर पेट से नीचे के हिस्से में कुछ दर्द महसूस नहीं करता। तो ये इसको हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। अच्छा, तो ये जनरल एनेस्थीसिया से अलग है। और आजकल तो रीजनल एनेस्थीसिया इनफैक्ट अगर छाती में ऑपरेशन होना हो, किसी का थायराइड का ऑपरेशन होना हो गले का, तो उसमें भी रीजनल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाने लगा है। तो पर्टिकुलर जिस एरिया का ऑपरेशन करना है वही एरिया सुन हो जाता है। ओके जी, जैसे आपने बताया कि रीजनल एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया होता है, और पर्टिकुलर किसी एरिया का ऑपरेशन करना है, किसी ऑर्गन का ऑपरेशन करना है, तो सिर्फ उसे ही सुन्न किया जाता है। अब जैसे मान के चलते हैं माउथ में सिर्फ एक दांत निकालना है हमें, तो डेंटिस्ट लोग किस तरह का एनेस्थीसिया या उस टाइम पे किस तरह का एनेस्थीसिया इस्तेमाल में लाते हैं? उसमें लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। उसमें डेंटिस्ट जो है वो खुद ही देते हैं, उसी दांत को सुन्न करते हैं और उसमें एनेस्थेटिस्ट की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। पर फिर भी कोई भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सभी डॉक्टर्स को मालूम रहता है और वो अकॉर्डिंगली तैयार रहते हैं। रिएक्शंस आते, इट इज़ वेरी रेयर लोकल एनेस्थीसिया के जो मेडिसिन से उससे रिएक्शन आना, पर फिर भी इसकी संभावना ज़रूर वो ध्यान में रखते हैं और उस तरह से तैयारी रखते हैं। जी जी बिल्कुल। एनेस्थीसिया यानी एनेस्थीसिया देने की शुरुआत कब से हुई, इसका जन्म कब हुआ और इसके पहले ऑपरेशन किस तरह से किया जाता था? क्या तब एनेस्थीसिया दिया जाता था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैं बताऊंगी, हमारे पास जो है 3000 बिफोर क्राइस्ट के पीरियड से हमारे पास तथ्य है जब जो है धतूरा, मैंड्रेक, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था जी। और आपने देखा होगा मूवीज में कि सिर में मारते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है, पर वो साइंटिफिक नहीं है और ये किया जाता था। ओह यस। और ऑपरेशन के लिए ऐसा किया जाता था पहले? यस, जब एनेस्थीसिया कुछ होता ही नहीं था, लोगों को आइडिया ही नहीं होता था, तो ऐसा इनफैक्ट किया गया है। एक ऐसा भी रहा है कि उनको रिस्ट्रेन करके, यानी पेशेंट को जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के ऑपरेशन किया जाता था। एक पेशेंट जिसको सुन बिल्कुल भी नहीं है और पेशेंट चिल्लाता रहता था और उस पे ऑपरेशन होता था। ये भी दौर गया है। फिर आपने देखा होगा मूवीज में ये भी आती है कि एक हैंडकरचीफ सुंघाया और वो बेहोश हो गए। तो वो क्लोरोफॉर्म नाम की दवाई जो है वो थी इनहेलेशनल, तो वो सुंघाते थे और वाकई इन क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह से होता था, वो पिक्चर में दिखाते हैं। आजकल तो खैर बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया। इनफैक्ट 1846 में 16 अक्टूबर पहली बार एनेस्थीसिया का पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुली किया साइंटिस्ट सर WTG मॉर्टन ने। ओके जी।
तो उस डे को हम आज भी ईथर डे के नाम से मानते हैं और वहाँ से मॉडर्न एनेस्थीसिया का दौर शुरू हुआ। तब से फिर ये डिवाइड हुआ, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। अदरवाइज पहले होल बॉडी, दैट मींस जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। एनेस्थीसिया ही दिया जाता था, वो किसी नेचुरल वे से। इनफैक्ट डेंटिस्ट जो हैं वो उनका भी काफी पहले से इस्तेमाल शुरू हुआ लोकल एनेस्थीसिया का। कोकेन का भी इस्तेमाल करते थे, उससे जो है लोग नशे में आ जाते थे, पेन को ज्यादा महसूस नहीं करते थे। सो कोकेन का भी इस्तेमाल पुराने जमाने में काफी होता था। बट अब एनेस्थीसिया आने की वजह से ये सब बिल्कुल जी, बंद हो गया है। बहुत एडवांस टेक्निक है जी, एग्जैक्टली। जी जी बिल्कुल। और भी बहुत सी बातें हम जानेंगे दर्शकों, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इस तरह से सुनिए, सुन रहे हैं? हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहे हैं? उनका सांस चल रहा कि नहीं आप वो देखिए। सांस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ है डॉक्टर मिसेस गौरी प्रदीप अरोरा जी, जो कि एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट है, और वे हमें बता रहे हैं कि एनेस्थेशिया एग्जैक्टली क्या होता है। मैम, आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में एक एनेस्थेशियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, एनेस्थेशियोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अलावा और वे कहाँ कहाँ रोल प्ले करते हैं, कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है उनकी? आजकल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट काफ़ी और जगह पे रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आईसीयू में एज पेन स्पेशलिस्ट, एज दिस इन ट्रॉमास। तो इस प्रकार से हमारे काफ़ी काम होते हैं। छोटे बच्चे हैं जिनका सीटी स्कैन करना, एमआरआई करना, वो स्टेबल नहीं रहते हैं रेडियोलॉजी यूनिट्स में, तो उनके लिए भी हमारे को ओटी के बाहर एनेस्थीसिया देना पड़ता है। जी, एक आईसीयू में एनेस्थेशियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? इनफैक्ट आप अगर जान के आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर शहरों में जो आईसीयू शुरू किया वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने ही शुरू किया। अच्छा। क्योंकि हमें जो है, जो पेशेंट का टोटल कंट्रोल है वो हमें ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया जाता है। सांस का कंट्रोल, हार्ट का कंट्रोल। जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं वो मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन वाले पेशेंट होते हैं ज़्यादातर, जिनके सिस्टम सारे फेल हो चुके हैं। किडनी फेल हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, तो वो सारा टैकल करना हमें सिखाया ही जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। सो वी आर द बेस्ट पीपल टू मैनेज आईसीयूज। इनफैक्ट आजकल दूसरे भी लोग आ गए हैं इस फील्ड में, जैसे कि क्रिटिकल केयर फिजिशियंस आ गए, क्रिटिकल केयर सर्जन्स आ गए। वो अपने जो है इसमें एरिया डिवाइड हो गई है, शेयर करते हैं वो हमारे साथ। बट इनका ओवरऑल कंट्रोल जो है वो एनेस्थेशियोलॉजिस्ट होता है। जी, एनेस्थेशिया दैट मींस पेन को कम करना, या फिर अगर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के टाइम पर जो कुछ भी पेन होगा वो पेन को एहसास नहीं कराता है पेशेंट को, है ना। सो दैट मींस एनेस्थेशिया और पेन, तो इसका एक ताल्लुक है। तो एज अ पेन स्पेशलिस्ट आप किस तरह का रोल प्ले करते हैं? जी, ये जो कैंसर के मरीज हैं जो एंड स्टेज पे है, जिनको सर्जरी नहीं हो सकती या रेडियोथेरेपी के बाद काफ़ी पेनफुल कंडीशंस में रहता है, तो उनके उस पीरियड में हमारे कई इस तरह के टेक्निक्स रहते हैं जिससे कि हम उनका पेन कम कर सके, उनकी लाइफ को जितना भी बचा हो उनको हम काफ़ी बेहतर बना सकते, पेन फ्री बना सकते। तो इसके लिए रहते हैं हमारे, इनको रीजनल ब्लॉक्स कहते हैं, और मेडिकेशंस भी रहते हैं। दूसरा जो है क्रॉनिक पेन, कोई जैसे कैंसर नहीं हो लेकिन इस तरह का दर्द जो काफ़ी लंबे अरसे से उनको बना है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं, पैनक्रेटाइटिस है, पैनक्रेस नाम की ग्रंथि होती है, इसमें सूजन आने के बाद में बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाता है पेशेंट के लिए, वो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो इन कंडीशंस में भी हम जो है वो ब्लॉक्स बोलते हैं, नर्व ब्लॉक्स, वो देते हैं जिससे कि पेन उनका बिल्कुल कम हो जाता है। और पेशेंट जो क्रॉनिक पेन में रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक खुशी की बात हो जाती है, उनका जो नॉर्मल लाइफ है वो वापस आ जाता है। क्योंकि क्रॉनिक पेन में जो रहते हैं वो सोशल लाइफ से बाहर चले जाते हैं कई बार, तो उनके लिए वो सोशल लाइफ में लौटने का एक बहुत अच्छा मौका रहता है। तो वो तो बहुत थैंकफुल होते हैं जब हम वो ब्लॉक्स देते हैं। सो ये टाइम बिंग होता है? जी नहीं, टाइम बिंग मतलब वो काफ़ी अच्छे समय के लिए अच्छा ब्लॉक्स जो हैं वो पेन फ्री रखते हैं पेशेंट को। हाँ, उनको रिपीट करना पड़ सकता है, रिपीट करना होता है। जी, पर काफ़ी अच्छे 2-3 साल जो है, यस दे कैन रिमेन पेन फ्री। फिर पेन कंट्रोल का एक और फील्ड जो है काफ़ी इस्तेमाल में, वो है जो
नॉर्मल डिलीवरी में जो प्रसूति का दर्द होता है, यस, वो दैट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल कंडीशंस, जो लेबर पेन है। यस, लेबर एनाल्जेसिया जो है वो आजकल काफ़ी इस्तेमाल में है। जो है लेडीज एम्बुलेटरी रहती है, यानी घूमती फिरती है और दर्द नहीं होता और नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो इतने एडवांस टेक्निक आ गए, उनको एपिड्यूरल रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं, एनाल्जेसिया देते हैं हम। उनमें एक फ़ायदा और भी रहता है कि वो पेशेंट को अगर नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना नहीं रहती और उनको अगर सिजेरियन करना पड़ जाए जी, तो चूंकि हम उनको ऑलरेडी एनाल्जेसिया दिए ही हैं, पेन उनका कम कर ही रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और डोज बढ़ा के उसको एनेस्थीसिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप ऑडियंस सचमुच ये सारी चीज़ें जानकर, आज ये जो हाई टेक्नोलॉजीज़ की जो बातें हैं ये जानकर ज़रूर सेटिस्फाइड होंगे और खुश होंगे कि अभी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आ गई है जिसकी वजह से हम अपना दर्द कम कर सकते हैं। आपने भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमें मौका दिया कि हम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की तरफ से ये बात जनता तक पहुंचा सके, क्योंकि हम तो जैसे मैंने कहा पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, हमें कोई पहचानता नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी रोल प्ले अपने काम पे उतना ही गर्व है जितना एक सैनिक को होता होगा अपने सीमा पर खड़े होकर डिफेंड करते हुए अपने बॉर्डर को। जी, तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये प्रोग्राम के ज़रिए मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर्स तो जान बचाने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन कहीं कभी अगर कोई दुर्घटना हो जाए और वहाँ पर मेडिकल हेल्प नहीं पहुँची तो आप भी किसी के जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसीजर जिसे हम CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन वो करके, तो इसका मैं आपको विधि बताती हूँ। आप सबसे पहले जो हैं विक्टिम के पास जो वहाँ लोग पड़े हैं, अगर बेहोश है आप उनके पास जाइए और उनको जगाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए वो जागते हैं कि नहीं, बेहोश तो नहीं हैं। इस तरह से सुनिए, सुन रहे हैं? हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहे हैं? उनका सांस चल रहा कि नहीं आप वो देखिए। सांस अगर नहीं चल रहा इसका मतलब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है और इनकी धड़कन बंद हो गई, सांस बंद हो गई, तो आपको उस समय ये CPR करना है। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है, यानी आप इतना करेंगे तो पेशेंट को जान बचने में बहुत मदद हो जाएगी। आप हेल्प के लिए बोलिए, लोगों को आसपास आवाज़ दीजिए, सुनिए इधर एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ आइए, प्लीज़ हेल्प करिए, एक एम्बुलेंस को बुलाइए। तब तक आप ये प्रोसीजर करेंगे। आप पेशेंट के छाती के बीचों बीच यानी इस पॉइंट पे अपनी इस हथेली को इस तरह रखेंगे, इसके ऊपर दूसरी हथेली रखेंगे, अपने कोहनियों को सीधी रखेंगे और छाती को आप दबाएंगे। कम से कम 2 इंच तक दबे और 100 बार प्रति मिनट के रफ्तार पे दबाएं। इस तरह आप इस तरह ये ख्याल रहे कि 2 इंच कम से कम दबे और 100 बार प्रति मिनट के रफ्तार पे। ऐसा आप 10 से 12 मिनट तक करें जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। और मेडिकल हेल्प जब आएंगी तो वो अपने साथ ये अम्बू बैग है ये लाएगी, जो कि सांस दे सकती है। ये लाएंगे जिससे कि हार्ट अगर बंद हो गया तो उनको शॉक दे सकते हैं। तो तब तक आपने ये प्रोसीजर करते रहना है 10 से 12 मिनट या मेडिकल हेल्प आने तक। आपकी ये छोटी सी कोशिश जो है किसी की जान बचा सकती। तो ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी अगर ऐसा हो आपके सामने कोई दुर्घटना तो आप इससे प्रोसीजर को करने में पीछे ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ये वीडियो के ज़रिए तो बताया है कि आगे जो आपका रोल होगा एनेस्थीसिया देने के पहले हर एक कॉमन पीपल क्या कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज हमने एनेस्थेशियोलॉजिस्ट से जाना, डॉक्टर गौरी प्रदीप अरोरा जी से जाना कि एनेस्थेशिया का कितना महत्व होता है, यह कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आता है। सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही नहीं, तो एनेस्थेशियोलॉजी जो है वो बहुत सारे जगहों पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन आज हमें पता चली और हम चाहते हैं कि आपको इन्हीं सब बातों की जानकारी हो ताकि आप अपना ख्याल रख सकें, और इसीलिए हम लेकर आते हैं टेक योर हेल्थ इज़ वेल्थ। आई होप आज की यह इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मैं फिर मिलूंगी किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, किसी और समस्या के समाधान को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।